तो पंजाब में भी यही दो समस्याएं इस समय खाई जा रही हैं। एक तो धर्मांतरण है, दूसरा खालिस्तान की जो समस्या है ये बहुत बड़ी समस्या पंजाब में भी देखने को मिलती है। जैसे धर्मांतरण की समस्या जो है सबसे ज़्यादा पंजाब में देखने को मिलती है। उस समय बहुत कठिनाई थी कि हम संगठन का काम कर रहे हैं तो उस संगठन के काम को ज़मीनी स्तर तक ले जाना या हम उस संगठन के कार्यकर्ता ये सब कहना थोड़ा कठिन रहता था, लेकिन आज सभी कार्यकर्ता बेधड़क होकर कार्य कर रहे हैं। इसमें जुड़ने के बाद हमने बहुत से प्रांतों का अनुभव हमें मिला, लेकिन अभी सब अपने घर की तरह लगता है। ऐसा नहीं लगता कि कोई भी अलग सी परिस्थिति नज़र आती है, क्योंकि संगठन के लिए तो सारा एक ही परिवार ही है हमारा। युवाओं को आगे बढ़ के आना चाहिए और संगठन में कार्य करना चाहिए, तो देश के उत्थान में अपना योगदान देना ही चाहिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एकल भारत के YouTube चैनल पर। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा। आज का ये कार्यक्रम है कर्मवीर का। और कर्मवीर क्या होते हैं? जो कि अपने कर्मों से समाज में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आते हैं। और एकल भारत का उद्देश्य क्या है? एकल भारत का उद्देश्य है कि भारत का विकास हो, भारत के भविष्य का विकास हो। और निरंतर हम लगातार इस सतत प्रयास की तरफ लगे रहते हैं कि किस तरीके से हम या हमारे जो कर्मवीर हैं वो समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ सके। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे ही खास व्यक्ति से जिन्होंने अपने योगदान से समाज में एक बड़ा परिवर्तन लाने का प्रयास किया है और इनका उद्देश्य है कि ये लगातार इस प्रयास को आगे भी जारी रखेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इस समय रविंद्र सिंह जी, जो कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश से आते हैं और ई शिक्षा के क्षेत्र में कमाल का काम कर रहे हैं। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। रविंद्र जी, सबसे पहले तो जैसा कि मैंने दर्शकों को बताया कि ई शिक्षा के क्षेत्र में आप जुड़े हैं, आप लगातार काम कर रहे हैं, तो ई शिक्षा में होता क्या है पहले तो आप ये बताइए, और इसमें क्या क्या आप कर रहे हैं? डिजिटल उपकरणों के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा को हम ई शिक्षा कह सकते हैं। तो जिसमें छोटे छोटे बच्चों को गट के माध्यम से प्रत्येक आचार्य जो है हमारा वो 30 मिनट का एक सत्र जो है वो गट के माध्यम से, जो गट 1 और गट 2 और गट 3 बने हैं, उसमें हम टैबलेट के माध्यम से, जैसे गट 1 को आचार्य खुद स्वयं शिक्षण दे रहा है, तो गट 2 जो है उसमें हमारा जो वहाँ का बच्चों के द्वारा एक गट प्रमुख बनाया गया है, उसको बच्चा जो है वो टैबलेट के माध्यम से पढ़ाता है। उसी तरीके से तीसरे गट को भी हमारा जो गट शिक्षक रहेगा वही पढ़ाता है। उसी तरीके से रोटेशन से जो तीनों गटों की बारी बारी से शिक्षा दी जाती है। अच्छा रविंद्र जी, आपने बताया कि इसमें टैबलेट का उपयोग होता है, तो जब आपने लोगों को दिया या बच्चों को दिया तो क्या उनको समस्या आई टैबलेट का यूज़ करने के लिए, और वो दूर कैसे किया आप लोगों ने? क्योंकि तकनीक का इसमें काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। नहीं भाई साहब, अभी जो देखा जाए तो ग्रामीण शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो मोबाइल है या फ़ोन के माध्यम से जो भी जितनी भी टेक्निक शहर में है आज वो गांव तक पहुंच गई है। ऐसा नहीं है कि गांव के लोगों को कोई ज़्यादा समस्या आ रही है, लेकिन छोटे से बच्चे को आज के समय में मोबाइल चलाना आता है, तो टैबलेट चलाने में कोई इतनी बड़ी दिक्कत वहाँ के बच्चों को भी नहीं हो रही है। छोटे प्रशिक्षण के माध्यम से जितना भी हमारे आचार्य प्रशिक्षित रहते हैं उसके द्वारा वो पढ़ा लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपने बताया कि उन तमाम बच्चों को पहले से ही नॉलेज थी बेसिक, तो अच्छा ये बताइए कि आप एकल के साथ कैसे जुड़े? एकल से जुड़ना तो मैं क्या कहूँ, अपना एक सौभाग्य मानता हूँ एकल में जुड़ने के लिए, क्योंकि सबसे पहले तो जब हम 12वीं कक्षा में पढ़ने के लिए गए तो हमारा जो घर से +2 का स्कूल था वो हमारे गांव से लगभग 22 किलोमीटर दूर था, तो जिसके लिए हमें अपना घर छोड़ के वहाँ पे जाना पड़ा। तो उसमें हमें जो है सुबह मतलब हमारे घर से कोई भी जो भी जितने भी लोग हैं वो आर्मी में है या पुलिस में है, तो उसके माध्यम से मेरा भी सेना में जाने का एक लक्ष्य मेरे मन में भी था कि मैं भी सेना में जाऊंगा, लेकिन पिताजी सेना में होने के कारण उन्होंने मुझे कहा था कि नहीं, इसमें नहीं जाना है आपको। तो मेरा वो सपना एक तरह से अधूरा रह गया। लेकिन उस समय जब हम 11वीं कक्षा में गए थे तो सुबह हमें भी दौड़ लगाने का या ऐसे एक्सरसाइज करने का एक मतलब शौक़ था कि हम सेना में जाएंगे, तो उसके लिए हमारा एक लक्ष्य था कि हम भी दौड़ लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं जाने का अवसर मिलेगा।
तो वहाँ जो था वहाँ संघ की शाखा लगती थी और संघ के लोग हमें देखते थे कि ये लड़का सुबह सुबह आता तो ये क्या करता है। तो एक बार वहाँ के जो प्रशिक्षक थे उन्होंने मुझे बुला लिया कि आप यहाँ कितने बजे आते हैं। तो मैंने कहा सुबह 5 बजे मैं आ जाता हूँ। तो उन्होंने कहा कितने चक्कर लगाते हैं। तो मैंने कहा जी मैं लगभग 5 चक्कर लगाने के बाद थोड़ा देर बैठ जाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे पास भी आया करें। तो क्योंकि उनके खेल वगैरह होते थे तो मैं सीढ़ियों पे स्टेडियम की बैठ के देखता था उनको। तो उससे धीरे धीरे मेरी जो रुचि है वो उसमें जाने की बनी, शाखा में जाना शुरू हुआ प्रारंभ से। तो उसके बाद जब वहाँ पे रहने लगे तो परिषद या बजरंग दल के लोगों की नज़र मेरे ऊपर पड़ी। तो उन्होंने मातृवंदना एक छोटी सी पत्रिका आती है तो उसको बांटने का काम मुझे दिया। तो उस पत्रिका के माध्यम से सभी स्वयंसेवकों को देना और उनसे परिचय करना और उनको शाखा में बुलाना, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। और माननीय अशोक सिंघल जी का प्रवास 2003 में हमारे स्वामी हरिगिरी आश्रम में था, जहाँ उन्होंने एक कार्यकर्ता एकल के लिए मांगा कि एक कार्यकर्ता हमें एकल के लिए दीजिए। तो हमारे माननीय सुशील महाजन जी विश्व हिंदू परिषद के वहाँ थे। तो उन्होंने कहा कि युवा चाहिए आपको, तो युवा हमारे पास रविंद्र जी हैं तो इनको आप ले सकते हैं। तो उसमें हमने प्रथम जो संच हमारा ये एकल विद्यालय के माध्यम से चुना गया, बनीखेत संच था उसमें। तो उसमें मुझे पहले जो मतलब नियुक्ति दी गई संच प्रमुख की, तो उसमें मैं संच प्रमुख रहा हूँ। अच्छा, तो देखिए जैसा कि रविंद्र जी ने बताया कि कैसे युवावस्था में एक पत्रिका बांटने का काम इनको दिया गया था और उसके बाद देखिए भगवान का आशीर्वाद कि आप ई शिक्षा में कितना परिवर्तन, देखिए इतना महत्वपूर्ण योगदान आप दे रहे हैं। अच्छा रविंद्र जी, एक बात बताइए, जैसे आप हिमाचल प्रदेश से आते हैं तो हमें पता है कि पहाड़ी राज्य है, मैक्सिमम पहाड़ी राज्य है और दुर्गम इलाके हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां डेवलप हो जाती हैं कि बच्चे आते नहीं हैं क्योंकि रास्ता नहीं होता। तो किस तरीके से आप खुद को मोटिवेट रखते हैं और किस तरीके से आप वहाँ पर काम कर रहे हैं, ये भी थोड़ा बताइए। भाई साहब, इसमें मेरा पहाड़ी राज्यों में ही कार्य क्षेत्र नहीं रहा है। मेरा कार्य क्षेत्र 2003 से 2009 तक जो है हिमाचल प्रदेश में रहा जी। और उसके बाद मैं पंजाब में आया जी। तो पंजाब में रहा, जम्मू कश्मीर में रहा। तो मुझे ज़्यादा काम करने का मौका जो मिला है वो पंजाब और जम्मू कश्मीर में रहा है। फिर भी पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं क्योंकि वहाँ ज़्यादातर चलने में या संसाधनों की कमी होने के कारण ऐसी समस्याएं हैं। लेकिन अभी धीरे धीरे केंद्र सरकार की बहुत सी योजनाएं ऐसी आई हैं जहां गांव-गांव के लिए सड़कें बन रही हैं। तो धीरे धीरे ये समस्याएं निकल रही हैं। तो अभी ऐसी कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ एक गाँव बचे हैं जहाँ सड़कें नहीं पहुँची हैं। लेकिन बिजली पानी ऐसी कोई समस्या अभी वहाँ प्रदेश में नहीं है। तो ऐसी कोई मुझे अभी तक तो कठिनाई आई नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर और पंजाब में जो कार्य क्षेत्र रहे हैं वहाँ पे कुछ समस्याएं ऐसी हैं, जैसे धर्मांतरण की समस्या जो है सबसे ज़्यादा पंजाब में देखने को मिलती है। तो कुछ धर्म विशेष के लोग जो हैं उनको अपने तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी ही समस्याएं जम्मू कश्मीर में भी हैं जहाँ के हमें कार्य करने का मौका मिला। तो धीरे धीरे जो है, जैसे श्रीनगर से जो पलायन होकर जम्मू की तरफ बढ़ रहा है, तो मुझे तो आने वाले भविष्य के लिए वो थोड़ा सा संकट में नज़र आ रहा है। तो पंजाब में भी यही दो समस्याएं इस समय खाई जा रही हैं। एक तो धर्मांतरण है, दूसरा खालिस्तान की जो समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या पंजाब में भी देखने को मिलती है। तो अभी जो मेरा कार्य क्षेत्र है वो जम्मू, वहाँ से हट के थोड़ा सा गजरौला की तरफ आया है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे भी एक अलग अनुभव मिल रहा है देखने को। तो ऐसी धीरे धीरे हम प्रयास कर रहे हैं ऐसा आगे बढ़ने। अच्छा रविंद्र जी, अंतिम 2 सवाल। पंजाब और जम्मू कश्मीर में जब आप थे तो कहाँ कहाँ आपने काम किया, कौन कौन से ज़िलों में वहाँ पे काम किया? पंजाब में, जम्मू कश्मीर में पूरे प्रांत की जिम्मेदारी मेरे पास रही। संभाग अभियान प्रमुख में वहाँ रहा। तो लगभग डोडा, किश्तवाड़ जैसी कठिन जगहों पे भी हमारा जाना हुआ। तो इन सभी प्रांतों में, जैसे राजौरी है, इन सभी बॉर्डर एरिया के जितने BLSP की वन यात्रा राजौरी में रही, उनमें काफ़ी लोग गए थे, 70 लोगों की वन यात्रा हुई है। तो उस समय और इस समय के जम्मू कश्मीर में, अगर आज मैं अभी गत सप्ताह पीछे राजौरी में गया था, और उस समय के और इस समय के धारा 370 हटने के बाद जो जम्मू कश्मीर में परिस्थितियाँ बदली हैं और वहाँ का जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, आज भी वहाँ काफ़ी परिवर्तन हुआ है। लेकिन उस समय बहुत कठिनाई थी कि हम संगठन का काम कर रहे हैं,
तो उस संगठन के काम को ज़मीनी स्तर तक ले जाना या हम उस संगठन के कार्यकर्ता, ये सब कहना थोड़ा कठिन रहता था, लेकिन आज सभी कार्यकर्ता बेधड़क होकर कार्य कर रहे हैं। तो अंतिम सवाल है रविंद्र जी मेरा, जो हमारे दर्शक इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या एक विशेष संदेश होगा? संदेश तो हम यही देना चाहेंगे कि संगठन एक मतलब बहुत ही सौभाग्यशाली लोगों को इसमें कार्य करने का मौका मिलता है, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे स्थानों पे जहाँ कभी हमने अपने बचपन के सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि नौकरी करने के बाद शायद हम एक ज़िले में या एक प्रदेश में सीमित रह जाते, लेकिन इसमें जुड़ने के बाद हमने बहुत से प्रांतों का अनुभव हमें मिला। तो अलग अलग लोगों से मिलने का जैसे रहा, तो उसमें सभ्यता कैसी, कौन से प्रांत के अलग अलग कल्चर है, उनकी संस्कृति है तो देखने को मिलती है। जम्मू कश्मीर का अलग है, पंजाब का अलग है, तो अभी उत्तर प्रदेश का तो इसका अलग से है, लेकिन अभी सब अपने घर की तरह लगता है। ऐसा नहीं लगता कि कोई भी अलग सी परिस्थिति नज़र आती है, क्योंकि संगठन के लिए तो सारा एक ही परिवार ही है हमारा। तो मतलब जो युवा हैं आज के समय में ज़्यादा समय संगठन के लिए नहीं देना चाहते, तो मैं तो यही कहूँगा कि युवाओं को आगे बढ़ के आना चाहिए और संगठन में कार्य करना चाहिए, तो देश के उत्थान में अपना योगदान देना ही चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रविंद्र सिंह जी, आपने वक्त दिया, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ कर्मवीर रविंद्र सिंह जी, जो कि हिमाचल प्रदेश से आते हैं, सैन्य परिवार से आते हैं और जज्बा रखते हैं कुछ बड़ा करने का। एकल अभियान के साथ ये जुड़े और लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से नया परिवर्तन लाया जाए और समाज के हर वर्ग को एक अच्छे काम के साथ जोड़ा जाए, ताकि हम तमाम लोग मिलकर एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण कर सकें। जल्दी आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा आपके सामने एक ऐसे ही कर्मवीर को लेकर, जो कि अपनी कहानी से आप सभी को प्रेरित करेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।